नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन। अब बाजार की नजर, खास करके बुलियन मार्केट की नजर यूएस फेड की बैठक पर है, जिसकी शुरुआत आज शाम हो रही है और कल देर रात फेड का फैसला भी आ जाएगा कि ब्याज दरों में क्या बदलाव हुआ है, कितनी कटौती यहां पर हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर ये है, पूरे फाइनेंशियल मार्केट की नजर है। हालांकि बाजार इस बार एग्रेसिव कटौती की उम्मीद लेकर चल रहा है। उम्मीद यही है कि आधे % की कटौती होगी, लेकिन कितनी कटौती की उम्मीद है और उसका क्या बाजार पर होगा, अगर उससे कम कटौती होती तो क्या होगा, तमाम मुद्दों पर आज हम मुनाफे की मंडी में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। चलिए केडिया जी, सबसे पहले बताइए कि आपका अनुमान क्या है फेड के डिसीजन को लेकर और उसका असर गोल्ड पर क्या होगा। अगर आधे % की कटौती होगी तो उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और 1/4% की कटौती पर कैसे रिएक्ट करेगा, बताइए सर। नमस्कार विश्व जी। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी 2 दिन से हमने मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करा। पिछला हफ्ता काफी शानदार था, इनफैक्ट अगस्त मंथ भी काफी अच्छा था और फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर की बात करें ये भी काफी अच्छा रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो रेट कट ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है। 2001 के अंदर भी हमने एक रेट कट देखा जहाँ पे कंडीशन था, लेबर मार्केट कमजोर था। फिर 2007-8 में भी हमने देखा लेबर मार्केट में कंसर्न्स थे और अभी भी वही चीज बनी हुई। तो रेट कट जब जब होते हैं तो हमने देखा एग्रेसिव स्टेप लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि 0.25 का रेट कट तो डिस्काउंटेड है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 0.5 तक का रेट कट की अनाउंसमेंट और फर्दर एग्रेसिवनेस दिखाई देगा। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ज्यादा करके हमने देखा लास्ट, अगर मैं बात करूं 2007-8 में जब हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे थे, वो टाइम पे हमने सोने में $650 से बढ़ना चालू हुआ सोना, और ये तेजी 3 साल तक टिकी रही। 2011 में जाकर $1920 तक का लेवल दिखा दिया था सोने ने। तो मुझे लगता है कि पहला चीज कि कोविड के बाद से ही हमने कभी भी रेट कट के बारे में सुना नहीं है। तो ऑलमोस्ट 2019 में रेट कट हुआ, उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद अब तक कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं आया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है, तो एक लंबी तेजी का आगाज है। ऑलरेडी हमने देखा कि काफी बड़े बैंकर्स ने अपने अपनी रेटिंग्स बढ़ा दी है, जो $2700-2800 तक के लेवल आने लग गए हैं। तो मेरा मानना है कि आज और कल तो मार्केट सीमित दायरे में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोना आराम से आप मान के चलिए कि $2700-2750 हमें मार्च से पहले पहले देखने मिल जाएगा। ये व्यू आपका है गोल्ड को लेकर। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड पर, किस तरह से बाजार यहां पे रिएक्ट करने वाले फेड के फैसले को लेकर, आप क्या एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, लास्ट वीक तक तो मुझे भी लग रहा था शायद 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कटाएंगे, बट जिस हिसाब से यूएस के भी डेटा आए तो मुझे लग रहा है शायद मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट भी रेट कट आ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब ने भी फेड कट के ने रेट साइकिल शुरू किया है तो 50 बेसिस पॉइंट से ही रेट कट किया है। और अगर हम मार्केट में देखें तो जो लेबर मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है। हालांकि नंबर्स अपने इतने नहीं दिख रहे, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो थोड़े वीक लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ सकता है, बट मार्केट ने ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंट कर दिया है। और ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में देखा है कि नए रैली के और लाइफ टाइम हाई के करीब भी आ रहा है। तो और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी फेड ने रेट कट किया है तो आई थिंक उस दिन और दूसरे दिन एक पॉजिटिव मूव आता है, बट उसके बाद एक वीक से 3 महीने के अगर हम देखें तो नियरली 2.3 से 3% की एक गिरावट आती है। और 3 महीने से 6 महीने और एक साल के बीच में हमने देखा है कि एक तेजी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार एक नी जर्क रिएक्शन आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, बट उसके बाद शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है और उसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आज और कल थोड़े सीमित दायरे में दिख सकता है। शायद 50 बेस रेट कट आएगा तो एक तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो क्लियरली इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ सकती है और कोई भी पोजीशन है वो कैरी मत कीजिए, ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाइए। ओके, तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाने की सलाह यहाँ पर है। चांदी में केडिया जी बताइए, अच्छी तेजी पिछले हफ्ते हमने देखा था, घरेलू बाजार में भी करीब 7-8% के आसपास और इंटरनेशनल मार्केट में तो 9.5% की तेजी दिखी थी। अब आगे की चाल चांदी की आपको कैसी दिख रही है, और फेड के डिसीजन से भी जोड़ के बताइए उसका चांदी पर क्या असर होगा।
बिल्कुल विजन जी, अगर हम चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड मुझे चांदी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं तो 84 के नीचे आ चुकी है, जो पिछले हफ्ते 90 के करीब थी। तो जब भी ये रेशियो नीचे आती है तो एक तरह से समझ में आता है कि जो कंसर्न्स थे वो अब कम हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में अब खरीदारी कमजोर पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये रेशियो नीचे आती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड या हम बोल सकते हैं इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है। और वही दिख रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर चांदी ने लगभग 8 से 10% का गेन दिखा दिया, बेस मेटल में गेन आ गया, क्योंकि अब उम्मीद है कि रेट कट हमने पिछले हफ्ते ईसीबी का भी आते हुए दिखा, उससे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड का देखा, और अब कल फेड का भी आ जाएगा। और चाइना में भी प्रोबेबिलिटी है कि फर्दर रेट कट और इकोनॉमी को संभालने के लिए और इन्फ्लो आ सकता है। तो इसका बेनिफिट हम चांदी पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है, और चाइना काफी बड़ा एक कंज्यूमर रहा है। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली मुझे लगता है कि ईयर एंड तक, जैसे मैंने कहा भी था कि 38 से 40 डॉलर तक का लेवल बैर मिनिमम हम चांदी में मार्च तक, माफ कीजिए, मार्च तक हम देख पाएंगे। 40 डॉलर तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। और आज और कल के हिसाब से भी देखें तो रेशियो में मुझे और दबाव दिख रहा है। तो मुझे लगता है चांदी में भी तेजी का ही रुख रहेगा। यहाँ पे आज हो सकता है दिन के सेशन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखाई दे, क्योंकि इवेंट है उसके लिए। लेकिन कुल मिलाकर 89 200 के करीब लेके चलिए, वापस कल की तरह 90 200 से 90 500 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। चांदी में आपकी कॉल क्या है भाविक? आपको कौन कौन से लेवल्स आप दे रहे हैं, टारगेट क्या है? आई थिंक अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लग रहा है शायद आज के दिन चांदी में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी स्ट्रेच देखी है रैली। और $31 के करीब अगर चांदी में देखें तो एक जरूर से हर्डल दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया कि फेड के ऑलरेडी जो रेट कट है वो काफी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि नई तेजी से पहले एक करेक्शन जरूर से आनी चाहिए। तो आज के दिन अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो मैं बोलूंगा कि 90,000 के लेवल से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 88,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे अराउंड 89,650, बट 90,000 का स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट रखिएगा। तो हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन जिस तरह की इवेंट है उस हिसाब से ये कॉल दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही हैं। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल भी यूएस फेड के डिसीजन को लेकर काफ़ी उत्साहित है। उनको लग रहा है कि अगर वहाँ पर दरों में एग्रेसिव कटौती होती है तो ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा और फिर डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई की जो चिंता थी साइक्लोन को लेकर, उसमें अभी भी कल तक के जो नंबर्स थे उसमें 12% क्रूड और 16% नेचुरल गैस के उत्पादन अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। गल्फ जो मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ से, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है कच्चे तेल को लेकर। केडिया जी, आगे क्या लग रहा है कच्चे तेल में? ये जो तेज़ी आज दिख रही है, ये तेज़ी यहाँ से और कंटिन्यू होगी? अगर होगी तो कहाँ तक जा सकता है भाव? देखिए जैसे पिछले हफ्ते मार्केट 70 के नीचे गया था, तभी हमने बोला 70 के नीचे ये टिक पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे प्रोडक्शन भी हैम्पर होंगे। इसके बाद 3-4 चीजें हुई है जिसका सपोर्ट मिला है। पहला है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक तूफान था कैटेगरी 2 का, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ और प्राइजेस को गेन मिला। चाइना में भी हमने देखा एसपीआर जो उनका स्टॉक है वो काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुका था, नीचे के भाव में उनकी यहाँ से भी बाइंग बढ़ते हुए दिखाई दी। तीसरा, जो रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ना चालू हो चुकी है, ईसीबी ने ऑलरेडी कट कर दिया, इसका भी बेनिफिट हमने कच्चे तेल में देखा। चौथा, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट था ये भी सपोर्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ते से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हैम्पर हुआ था तूफान को लेकर वो अब रीइंस्टेट हो जाएगा। तो अपसाइड तो है बट लिमिटेड है। मुझे ज्यादा बड़ा एक्स्ट्रा, जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, एक 6,000 का एक ट्रिगर रहेगा मार्केट में, जब तक वो नहीं तोड़ता है टाइमिंग थोड़ा बाउंस रहेगा। तो आज के लिए 5850 पे बाय कीजिए, 5750 का स्टॉप लॉस रखिए, 5980 तक का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए 6020 के ऊपर जाने के बाद ही हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे वापस, जो 6400 का लेवल भी दिखा दे, बट टाइमिंग प्राइस 6000 के करीब जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो 6000 जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। अगर किसी को ऑप्शंस के साथ प्ले करना है केडिया जी, तो क्या करे? कौन से स्ट्राइक की कॉल खरीदनी चाहिए? देखिए ऑप्शन में दो तरीके से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पहला, इन द मनी, मतलब 5900 का कॉल आप ले लीजिए, 150 पे 70 का स्टॉप लॉस लगाइए और 260 का टारगेट है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ 6000 का लेवल ब्रीच करेगा तो ही हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम कॉल बैक स्प्रेड का भी यूज कर सकते हैं। कॉल बैक स्प्रेड में हमें एक इन द मनी का कॉल बेचना पड़ेगा और आउट ऑफ मनी के 2 कॉल लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कच्चे तेल के 5900 का जो कॉल है
इसको हम बेचेंगे 59 का भाव इस वक्त 50 रुपए है, तो हमें 50 मिल जाएगा और 6000 के 2 कॉल ले लेंगे हम लोग, जो 13.5 रुपए में मिल रहा है। इससे होगा क्या कि इनकेस अगर 6000 के ऊपर मार्केट गया तो एक बड़ी तेजी का बेनिफिट मिलेगा, और मार्केट रेंज बाउंड रहा है या नीचे भी आ जाता है तो आप 50 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है आपको, और लेट इट बी 25 रुपए का प्रीमियम जा रहा है, तो नेट 25 रुपए का आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है। तो आप कॉल बैक स्प्रेड और एक सिंपल कॉल दोनों तरीके से आप एंटर करके चल सकते हैं। ओके, आप बताइए भाविक, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, जैसा केडिया जी ने भी बताया, अगर टेक्निकली देखें तो 6020 से 6050 का देखिए तो एक हर्डल है। जैसे आपने भी बताया कि 12% अगर प्रोडक्शन अभी यूएस का देखिए हुरिकेन फ्रांसिस की वजह से, तो वो ऑफलाइन हो चुका है। और ये थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि रिफाइनरीज के बदले प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है। बट आगे जाके भी अगर देखें तो ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है, क्योंकि अगर WTI हम अक्टूबर से जनवरी के देखें तो वो थोड़े बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आगे जाके भी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है। चाइना का ये जो लास्ट वीक हमने डेटा देखा है वो काफी वीक आ रहा है। और चाइनीज की जो रिफाइनरिंग मार्जिन है वो भी लोएस्ट है। दैट मीन्स कि वहां से भी डिमांड नहीं आ रही है। तो यस, एक दो दिन के लिए मुझे लग रहा है कि तेजी देख सकती है, बट अगर 6050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे भी लग रहा है कि 6000 का जो कॉल है 17 अक्टूबर का, वो बाय कर सकते हैं इस 100 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 185 का। ओके, तो आप भी ऑप्शंस में 6000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में आज सुस्ती दिख रही है। कॉपर में जो खरीदारी थी वो भी अब गायब हो गई है, हल्की नरमी दिख रही है। बताइए केडिया जी, क्या करना चाहिए मेटल्स में, कि आगे क्या होगा? क्या पसंद है आपको इस पूरे ही पैक से? देखिए, बेस मेटल में अभी भी जो तेजी है वो प्योरली चाइना के आगे के स्टेप को लेकर है। नो डाउट ऑटम की वजह से, मिड ऑटम की वजह से छुट्टी का माहौल है, इसलिए कोई बड़ा जंप आज मार्केट एकदम रुका है सुबह से। कल के हमने काफी अच्छी गेंस देखी है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कॉपर में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। जो 805 806 के करीब मिलता है वहां पे लेके चलिए, 812 का टारगेट। जिंक के अंदर जिस ढंग से कल की हमने क्लोजिंग देखी बहुत स्ट्रांग आई है, बट बाय ऑन ड्रॉप ही रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंजेस आएगा। तो 269 पे जिंक लीजिए, 272 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में भी 231 तक लेके चलिए, 235 का। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति पूरे बेस मेटल पैक में। ओके, तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम यहाँ पर करना है, और सभी काउंटर्स खरीदारी की सलाह आ रही है। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मेरा आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है 810 और 814 से 820 का जो एक हर्डल है कॉपर, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जो हमने एक रैली देखी थी वो 814 से ही हमने देखा था कि वहां से वापस 788 के करीब आ चुकी है। और अभी भी अगर देखें तो आई थिंक जब तक चाइना के स्टिमुलस कोई आ नहीं रहा, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि वहां से कोई बड़ी डिमांड आ सकती है। तो आई थिंक रेंज बाउंड ही रहेगा अराउंड 788 से 814 के बीच में। और क्योंकि ये हर्डल के नज़दीक है, रेजिस्टेंस के नज़दीक है, तो एक बार मैं एग्रेसिव जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 803 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 812 815 का। चलिए, बेस मेटल्स की बात हो गई। मानसून की सितंबर में 1 से 15 सितंबर के जो आंकड़े हैं वो सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हुई है। और पूरे सीजन की बात करें, जो 1 जून से अब तक 16 सितंबर तक की अगर बात करें, तो 8% इस सीज़न ज़्यादा बारिश हुई है। जून में 11% की डेफिसिट थी, वहीं जुलाई में 9% का सरप्लस, अगस्त में 16% ज़्यादा बारिश, और सितंबर में भी रफ्तार ज़्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में 109% बारिश हो सकती है। हमारे साथ महेश पलावत जी है। महेश जी, अब मानसून की वापसी कब तक होगी, क्या रिपोर्ट है सर? अभी तो जो वेदर सिस्टम बना हुआ है जो आपका मध्य प्रदेश के ऊपर है, ये धीरे धीरे और आगे आएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये अभी बारिश मध्य भारत में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कल दिल्ली में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो मानसून में थोड़ी सी डिले हो रहा है। ऑलरेडी 17 सितंबर से डेट होती है जो मानसून पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि 21 या 22 सितंबर से मानसून की विदाई पश्चिमी राजस्थान से हो जाएगी, और उसके बाद काफी तेजी से विड्रॉ होगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से 22-23 तारीख तक मानसून विड्रॉ हो जाएगा। तो दिल्ली में जो नॉर्मल डेट है उसके आसपास विड्रॉ होना चाहिए। ओके सर, अगला सवाल मेरा होगा कि मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार अक्टूबर में भी बारिश हो सकती है, तो क्या हार्वेस्टिंग
सीजन पर इसका असर होगा, फसलों के लिए चिंता करने की बात है क्या? आप लोगों की रिपोर्ट क्या है सर? देखिए विश्वजीत जी, क्या होता है कि जब मानसून विदाई ले लेता है तो उसके बाद भी कभी कभी जो विड्रॉल के बाद भी बारिश हो जाती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह आते हैं तो उसके कारण बारिश हो जाती है, तो ये नॉर्मल होता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस नहीं है, आइसोलेटेड रेन तो हो जाएगी, तो उससे फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जो धान वगैरह की कटाई शुरू हो जाती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो जैसे आपने बताया कि मौसम विभाग ने जो कहा है, तो 108% के आसपास ही लग रहा है, तो हो सकता है 108 या 109% पे मानसून खत्म हो। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि मध्य भारत में है, और फिर ये 20 तारीख से जो है वो मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मतलब पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना और कर्नाटक और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बारिश एक बार फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है। सर अब मेरा सवाल होगा तूफान यागी को लेकर, इसको लेकर क्या अपडेट है? आप लोगों की तरफ से क्या अलर्ट दिए गए हैं और इसका असर कहां पर दिख सकता है, किन राज्यों में? देखिए, यागी तो अब समाप्त हो गया, क्योंकि यागी जो पहले आया था, काफी पहले वो वियतनाम वगैरह को उसने इम्पैक्ट किया था। उसके बाद उसका जो अवशेष थे, वो जो पिछला डिप्रेशन आपने देखा था, जो दिल्ली में 13 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और उसी तरह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश हुई थी, तो उसके अवशेष एज ए डिप्रेशन बन करके आ गए थे। अब वो अनइम्पोर्टेंट हो गया है। अब ये नया जो डिप्रेशन है ये भी कमजोर हो जाएगा, और इसके बाद जो लो प्रेशर बनेगा वो दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो उसका जैसे मैंने बताया कि जो उड़ीसा के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ के इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटका, इसी इलाके में 20 से 22 या 23 तारीख तक बारिश देकर के वो भी कमजोर हो जाएगा। सर मेरा अब आखिरी सवाल होगा, दिल्ली और दिल्ली के आसपास को लेकर क्या रिपोर्ट है मॉनसून को लेकर? साथ ही पंजाब और बिहार, दो ऐसे रीजन है जहां पर सबसे कम बारिश हुई है इस सीजन, वहां पर क्या आगे बारिश और होगी क्या? अब पंजाब में तो अब चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, काफी दिन से बारिश नहीं हो रही, अब ये डेफिशिएंट में ही खत्म होगा। बिहार में भी आज के बाद बारिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आज लास्ट स्पेल है। इसके बाद जो वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो बिहार भी आगे कई दिनों तक सूखा रहेगा। मानसून विड्रॉ के टाइम में थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगी जो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये जो लो प्रेशर एरिया आ रहा है, इसका असर कल दिखाई देगा, आज रात से भी दिखाई दे सकता है। तो 18 तारीख को या 19 तारीख की सुबह तक हल्की फुल्की बौछारें, एक दो स्थानों पर मॉडरेट शावर्स हो सकता है। उसके बाद दिल्ली से भी मौसम एक तरह से क्लियर हो जाएगा, और दिल्ली में उसके बाद चांसेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं सितंबर के महीने में। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला और हमें मॉनसून को लेकर पूरी जानकारी दी और अलर्ट भी किया। जो लोग देख रहे हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या अलर्ट है मॉनसून को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। धनिया की बात करेंगे आज सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी बढ़ी है। 6,800 के नीचे काफ़ी समय तक रहने के बाद धनिया अब 7,350 के ऊपर आ चुका है। केरिया जी बताइए, अब क्या करना चाहिए? और तेजी बची है क्या धनिया में? विशाल जी, मुझे लगता है कि धनिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 1 महीने के लिए। हाँ, बड़ी तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो मुझे लगता है आज के सेशन में, कल के सेशन में दिखाई देगा। जो 7,250, 7,300 तक मिलेगा, वहां पे एंट्री करना चाहिए। बट एक चीज देखिए, 20 सितंबर के बाद से 3-4 चीज क्लियर होगी। पहला, जो इंपोर्ट का डर हमको पिछले 2 साल से लगा था, वो ज्यादा इस बार नहीं रहेगा। उसकी वजह से भी भाव में तेजी रहेगी आगे जाके। सोइंग इस बार माना जा रहा है कि 18 से 20% का फॉल रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर लेवल गुजरात, एमपी में बहुत ज्यादा है और फार्मर के दूसरे ऑप्शन भी है। तो एक लंबी तेजी मुझे लगता है कि धनिया में आती हुई दिखाई देगी। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जैसे आज नीचे आया है, तो यहाँ पे लेके चलिए, प्राइसेस में इमीडिएटली वापस 75-50 का लेवल मिल जाएगा। बट कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे पोजीशन बना के चलनी चाहिए। तो आगे भी आपको तेजी लग रही है, 75-50 भी पोजिशनली आपको यहां से दिख रहा है। आप बताइए भाविक, आपको मसालों में क्या पसंद है, क्या करना चाहिए? धनिया, जीरा, क्या जीरा अब 26,000 के आसपास बेचने का समय आ गया है? देखिए, ये हमने पहले भी देखा है कि 26,000 से 26,500 के करीब जब भी जाता है तो वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। 24,000 के करीब अगर आता है तो वहां से थोड़ी बाइंग डिमांड आती है। तो भाई वापस से 26,000, और लास्ट 3 दिन में हमने देखा है कि सारे मसाला पैक में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि 26,400 के ऊपर अगर जाता है तो ही प्राइस सस्टेन हो पाएगी, वरना एक बार 26,400 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक लग रहा है कि 1 से 2 दिन में आ सकती है। 25,300 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं जीरा अक्टूबर वाइगा। हल्दी में आप बताइए केडिया जी, हल्दी पर आपकी राय क्या है? देखिए, हल्दी में मुझे लगता है कि काफी अच्छी रैली आ गई है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए। तो 12,200 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 13,800 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा लंबा व्यू लीजिए, जहाँ पे 14,800 तक का, कुल मिला के 14,000 से 14,800 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। इसी रेंज में अगले 2-3 दिन मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों कैसा दिख रहा है केडिया जी? अच्छी तेजी आ गई है, 11,000 के बेहद करीब ग्वारगम दिख रहा है, ग्वारसीड भी 55-50 के आसपास। और तेजी बची है क्या? तेजी तो काफी बची है। पिछले एक साल में हमने कभी बड़ा मूवमेंट देखा ही नहीं है, पिछले साल से मार्केट रेंज में ही है। बट हाँ, बिल्कुल जिस ढंग से हमने इस बार स्विंग का एरिया कमजोर देखा, डिमांड थोड़ी सी डिप्रिवेट है जिससे चला नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है जब तक ये 5650 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, दायरा मेंटेन रहेगा। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, 5450 5460 के करीब लेके चलिए, क्योंकि अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है अभी 5550 से 5600। एक बार 5600 के ऊपर गया तो वो रैली बनेगी, क्योंकि गवार में फंडामेंटल सब सही है लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। गम में भी 10,800 तक के पुल बैक पे लेके चलना है, 10,600 का स्टॉप लॉस, 11,000 से 11,100 तक का मैक्सिमम अपसाइड दिखाई दे रहा है टाइम भी। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी आपको नहीं दिख रही है, लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर बोलिश रखिए, वो फंडामेंटल्स काफ़ी सपोर्टिव है। लेकिन इस रैली में हल्की तेजी 11,000 11,100 तक ग्वारगम जा सकता है। कैस्टर की बात करते हैं केडिया जी, कैस्टर काफ़ी तेज हो गया है 6400 के आसपास फिर से। क्या आगे की राह कैसी दिख रही है कैस्टर की? हमें लगता है कि देखो, स्विंग के डेटा में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइजेस, वहां पे सप्लाई साइड से भी पॉजिटिव लग रहा है। बरसात की वजह से यील्ड में हो सकता है आगे जाके कमी रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट है चाइना। चाइना से अब हम देख रहे हैं कि मिड ऑटम फेस्टिवल और आगे भी जाके फेस्टिवल रहेगा, जिसकी वजह से चाइना से डिमांड रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये रैली आई है। तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगा। हाँ, कल की बड़ी तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा पुल बैक जरूर दे रहा है, बट इस पे भी हमें लगता है कि लेके ही काम करना चाहिए, जहां पे कैस्टर के अंदर 6350 पे लीजिए, 6450 के टारगेट के लिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया।